ईरान युद्ध में पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया हैरान परेशान है, क्योंकि दुनिया भर में गैस और कच्चे तेल की सप्लाई जहां से होती है, अब वहां ताबड़तोड़ हमले होने लगे हैं। पहले इजरायल ने गैस के दुनिया के सबसे बड़े भंडार साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, तो जवाब में ईरान ने कतर, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई के ऑयल और गैस फील्ड पर कहीं मिसाइलें दागी तो कहीं ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। आनन फानन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बयान देना पड़ा कि इजरायल ने जो हमला किया है उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी और उन्होंने आश्वासन दिया कि इजरायल अब ऐसे हमले नहीं करेगा। लेकिन साथ में उन्होंने ईरान को एक चेतावनी भी दे डाली, वो ये कि इन गैस और तेल के ठिकानों पर हमले करना बंद कर दे ईरान, वरना अमेरिका ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर पूरी ताकत से हमला करेगा और उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। ऐसी तबाही जो ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। जी हां, ये वही साउथ पार्स गैस फील्ड है जहां से दुनिया की 25% से ज्यादा गैस की सप्लाई होती है। हालात बिगड़ते देख अरब इस्लामिक देशों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और ईरान को हमले न करने की चेतावनी दे डाली। उधर यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान समेत 6 देशों ने साझा बयान जारी करके कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए जरूरी कदम उठाने को तैयार है। इस बीच भारत ने भी वेस्ट एशिया में तेल और गैस के ठिकानों पर हमले की कड़ी निंदा की है और तुरंत शांति बहाल की अपील की है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका के ताजा बयान ने सबकी चिंताएं और बढ़ा दी हैं। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि युद्ध कब खत्म होगा वो हम नहीं बता सकते, युद्ध का टाइमलाइन हम नहीं बता सकते। यानी युद्ध जारी रहेगा और जिस मुकाम पे युद्ध पिछले 24 घंटे पहुंच चुका है, इसका अंजाम क्या होगा ये सोचकर दिल दहल जाता है। अब यहां से रास्ता क्या है, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपको परिचय कराऊं, इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। ईरान ने कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला करके दुनिया को ये बता दिया है कि उसके सिर पर खून सवार है। वो मिसाइल का बदला मिसाइल से और तेल का बदला तेल से लेगा। इसलिए ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड के एक हिस्से पर हमला होते ही IRGC ने बदला लेना शुरू कर दिया। मिसाइल दागी और कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी को आग के गोले में बदल दिया। ईरान ने कतर की जिस रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी को आग की लपटों में जलाया, वो कतर का सबसे बड़ा रणनीतिक औद्योगिक क्षेत्र है जो तेल और गैस उद्योग के लिए जाना जाता है। हमले के बाद कतर ने बयान जारी किया कि उसे भारी नुकसान हुआ। उसने ईरान की हरकत को गैर जिम्मेदाराना बताया, साफ कर दिया कि वो शुरू से इजराइल, अमेरिका और ईरान के झगड़े से बाहर है। इसके बावजूद ईरान ने उस पर अटैक किया, उसे नुकसान पहुंचाया और इसलिए उसे भी आत्मरक्षा का अधिकार है। क्योंकि कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी कतर एनर्जी ने बताया कि उसके कई लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG सुविधाओं पर मिसाइल हमले हुए। इन हमलों में आग लग गई और पहले वाले नुकसान में और भी भारी इजाफा हो गया। इस बीच ट्रंप का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ईरान ने गलतफहमी में कतर के LNG प्लांट को निशाना बनाया और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अमेरिका ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। Today will be the largest strike package yet, just like yesterday was. As I've said from day one, our capabilities continue to build, Iran's continue to degrade. We're hunting and striking death and destruction from above. Iran's air defenses flattened. Iran's defense industrial base, the factories, the production lines that feed their missile and drone programs being overwhelmingly destroyed. इसके बाद ईरान बदला लेने पर उतर आया। उसने कतर ही नहीं बल्कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी हमले किए, ड्रोन पर ड्रोन दागे और रियाद को धुआं कर डाला। खबर आई कि ईरान ने रियाद और उसके आसपास के इलाके में लगातार 5 आत्मघाती ड्रोन भेजे जो अहम तेल क्षेत्रों से टकराए और देखते ही देखते वो जगहें आग उगलने लगी। चीख पुकार मच गई। हमलों ने सऊदी अरब का पारा हाई कर दिया। वहां के विदेश मंत्री के बयान से लगना शुरू हो गया कि खाड़ी देशों के सब्र का बांध टूटने वाला है।
they expect Islamic solidarity and support while they attack Islamic countries? They hamper their interests. They target their civilians. ईरान ने जंग के 20वें दिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से कई तेल रिफाइनरियों को धधकती आग में झोंका। ऐसा दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया। इसके अलावा दुबई और कुवैत की भी सूरत बिगाड़ने की कोशिश की। यानी इराक जंग अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जब खाड़ी देशों के तेल क्षेत्र धधक रहे हैं, जल रहे हैं और उनके जलने से दुनिया में तेल का सूखा पड़ सकता है। तो हालात बेहद गंभीर हैं। इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसकी तैयारी क्या होनी चाहिए और इससे निपटने के लिए पहल कौन करेगा, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। चूंकि मामला ऑयल और गैस से बेहद करीब से जुड़ा है, या फिर ये कहें कि पूरा ईरान युद्ध जो है ऑयल और गैस पर आकर सिमट कर रह गया है, उस पर केंद्रित होकर रह गया। इसीलिए हमने ऑयल और गैस सेक्टर के बेहद खास मेहमानों को इस बार शो में आमंत्रित किया है। आपका परिचय करा दूं, यह है किरीट पारेख साहब, जो कि भारत के एनर्जी पॉलिसी के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट माने जाते हैं। प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, 2007 में क्लाइमेट चेंज पर रिपोर्ट के लिए नोबेल हासिल करने में वाले पैनल IPCC के मेंबर भी रह चुके हैं। फिलहाल ये इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब, जो कि इस पूरे क्षेत्र में कि जियो पॉलिटिक्स पर तो नज़र रखते ही रखते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के ऑयल एंड गैस फील्ड पर पकड़ रखने वाले इनसे बेहतरीन शख्स शायद अभी हमारे पास भारत में तो नहीं है कम से कम। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जो कि ईरान में काफ़ी लंबे समय तक रह चुके हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गेल के पूर्व CMD BC त्रिपाठी साहब हैं और बावर ग्रुप के एशिया के MD अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज गुप्ता जी के बारे में बता दूं कि UAE गवर्नमेंट के एडवाइज़र भी रह चुके हैं। तो बेहद ही खास मेहमान है जिनको इस पूरे क्षेत्र का काफ़ी लंबा अनुभव है। शुरुआत में किरीट पारेख साहब आपसे करना चाहूँगा, अभी पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से पूरे इस गल्फ में चल रहा वॉर ऑयल और गैस पर फोकस हो चुका है, एनर्जी पे आ चुका है, ये कितना बड़ा कंसर्न है कि एनर्जी के ठिकानों पे हमला किया जाना, उनकी रिफाइनरी पर हमला किया जाना। हमारे देश के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि इसके दुनिया भर का में इसमें गैस और तेल का सप्लाई कम होगा और इससे इसकी कीमत बढ़ने की इसमें तो शंका नहीं है। अगर जो तेल की कीमत $1 भी बढ़ती है पर तब क्या होता है कि हमारा इंपोर्ट बिल देश का एक साल में $1.5 बिलियन से बढ़ता है। अगर आजकल तो ये $40-45 बढ़ गया है $60 से मुकाबले, तो हमारा इंपोर्ट बिल काफ़ी बढ़ गया है। सो भारत के तो जल्दी से जल्दी ये युद्ध का विराम हुआ और ये ऑयल और गैस तुरंत सप्लाई उनका बढ़े, ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन हमको एक बात समझनी है कि गैस का सप्लाई कम होगा, लेकिन अमेरिका पास तो गैस उत्पादन करने की शक्ति काफ़ी है, तो इसलिए वो अमेरिका इसका गैस एक्सपोर्ट करेगा, ज़्यादा पैसा बनाएगा, लेकिन इससे बहुत कम इम्पैक्ट नहीं होगी गैस की कीमत पर। लेकिन इससे हमारा एक बड़ा अनुभव, एक बड़ा एक्सपेंस और वन लेसन वी हैव टू लर्न कि हमको गैस और तेल में कम खपत को बिल्कुल कम करना चाहिए। एनीवे गैस है तो इट्स इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है। एक कोल से इनका CO2 एमिशंस कम है, बट फिर भी जब नेट ज़ीरो में जाना है तो गैस को भी बिल्कुल बंद करना होना है। लेकिन इसके लिए तो 2070 की हमारी ये है ख्वाहिश है कि हम नेट ज़ीरो में पहुँचें, बट फिर भी इससे जल्दी में जल्दी हम ऑल्टरनेटिव बनाएं तो पॉसिबल है। देखिए गैस, डोमेस्टिक गैस का कम होने से
मैनी पीपल आर नाउ, कई लोग आजकल इंडक्शन कुकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी खरीदी कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक कुकिंग वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है गैस के डोमेस्टिक कुकिंग के हिसाब से। सिमिलरली काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में गैस को जो इस्तेमाल करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से ये हो सकता है, अब इलेक्ट्रिसिटी से इसको सब्स्टिट्यूट कम कर सकते, गैस कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। सो ये सबसे हिसाब से मुझे लगता है कि जो ट्रांजिशन करना है हमको, वो ट्रांजिशन जब एकदम जल्दी से जल्दी करना ज़रूरी होगा है। ये करने से बाद हम फिर भी बावजूद भी हमको इसकी काफ़ी असर होने वाली है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी और ये सब करने में वक्त लगता है, तो ये सब हम जल्दी से जल्दी नहीं कर सकते। बट एक अपनी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए एक अच्छा एक लेसन है कि भाई जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बिल्कुल, जल्दी जल्दी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और गैस की कीमतें किस कदर बढ़ रही हैं, आपने भारत का एग्जांपल दिया। यूके में गैस की कीमतें 140% बढ़ चुके हैं जब से ये वॉर शुरू हुआ है। यूरोप में 50% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं जब से वॉर शुरू हुआ है। नरेंद्र